बतूल बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपको भी ऑफिस से याद आ गया। जी, बस बाबा की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ टाइम लगना था तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाती हूँ। आप बताएँ सब ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ लेकिन अदील साहब के बगैर ऑफिस के मामलात कुछ बेहतर नहीं है। वो तो ज़रियून सर देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि काफ़ी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अदील साहब की बात ही अलग है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह बाबा ऑफिस संभालते थे, उस तरह ज़ेरन को तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब देख लेंगे, आप फ़िक्र मत करें। बतूल बेटा, हम सबका ख्याल था कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन मैं कैसे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना मुझे बाबा का ख्याल रखना होता है। और वैसे भी मेरे मिजाज में है ही नहीं कि मैं बिज़नेस या ऑफिस जॉब वगैरह देखूँ। आप बस दुआ करें बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी सब ठीक है ना? कोई बात है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रीन से बात कर लेती अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। आप प्लीज़ ज़रियून से कोई बात मत कीजिएगा। हमारे बातचीत के हवाले से जो भी मसला है, मैं मसला डिस्कस कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस सब ठीक है। जी, अल्लाह का बतूल, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? वो बाबा की अपॉइंटमेंट थी ना हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी भी थी, कुछ टेस्ट भी होने थे तो। तुम यहाँ आई थी तो मुझे बता सकती थी तुम। क्या बात कर रही थी इससे? बड़े हैं ज़ैन, ऐसे नहीं बोलते हैं। बड़े हमारे मुलाजिम हैं, काम करते हैं हमारे लिए। क्या बातें कर रही थी, क्या बता रहा था वो? नहीं, बाबा के बारे में पूछ रहे थे बस। तुम्हें जरा सी भी हमारी इज्जत का ख्याल है? जा रहा हूँ मैं अंकल के पास, चलो मेरे साथ आ जाओ। आपने मुझे यहाँ इतने दिन राहा के साथ रहने दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम राहा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसे तो मेरे साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं बाप हूं ना। राहा को बुलाया मैंने अभी, वो आती होगी, फिर उससे पूछ लेते हैं। और अब तो उसे जॉब भी मिल गई है, और यहाँ से जॉब तक पहुंचना काफी दूर है, तो खामखा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो जिसके साथ जाना चाहती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं राहा को बचपन से जानता हूँ। वो खुद को इस शेल्टर होम में उस कमरे तक महदूद कर लेगी जहां उसकी माँ थी, और वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले नाना थे, हम लोग थे, हम ख्याल रखते थे उसका। अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, अपने वालिद के साथ चली जाए। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त राहा का यूं अकेले रहना ठीक नहीं है उसके लिए। अरे मैं बाद में आती हूँ, नहीं नहीं, रुको फिर। तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है आपसे। बेटा, मिसेस ज़ैनब और तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। बेटा, बेटा तारा नहीं चाहती थी तुम यहाँ रुको। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करूँ। उनको हर खुशी दूँ। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। लेकिन बेटा, तुम्हारे महरम रिश्ते मौजूद है, फिर तुम यहाँ मेरी कैसे? माँ के भी तो इतने महरम रिश्ते थे, वो भी तो रही इतने साल यहाँ पे।
लेकिन तुमसे मिलने से पहले तुम्हारी माँ ने अपने किसी रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वरना यहाँ से वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। बेटा, बेटा मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने आखिरी वादा मुझसे लिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरे आंखों के सामने उस वक्त की आखिरी सांसों के साथ तुम्हारा नाम तेरा बेटा, बेटा फैसला तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो बाप समझ के हाथ थाम लो या झटक दो। लेकिन राहा को तो हमारे साथ जाना चाहिए ना अम्मी, क्योंकि मुर्शद ने। मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस कमरे में मेरी अम्मी इतने साल रही, उस कमरे में किसी को रहने मत दीजिएगा। समरीन खाला बस रहे वहां पे। मैं आऊंगी तो मुझे आने दीजिएगा ना, मिलने आऊंगी मैं। यही शर्त है मेरी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वादा करें आप मुझसे। वादा है बेटा, तुम जब चाहना यहाँ आ जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटा जरूर, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। क्या आपकी बीवी को पता है कि मैं आपके साथ आ रही हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बता देना चाहिए? जो एक दिन में मैंने आपकी पोजीशन वहां देखी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है, लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं औलाद के लिए, और मैंने जिंदगी भर दुआ की है उस बेटी को देखने के लिए जिसे मैंने नजर तक देखा भी नहीं है। और अब जबकि वो मेरे साथ है, मुझे अपू पुकारती है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं सच बोलूं तो आपके घर इतना रुकूंगी नहीं मैं। थोड़े दिन में चली जाऊंगी हॉस्टल। अभी भी मैं आपके साथ इसलिए आई थी क्योंकि अगर ना आती तो अरमान अपनी रिसोर्सेज यूज करके कुछ ना कुछ करके वो मुझे वहां से निकाल ही देता। ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। मेरी एक दफा जॉब लगेगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेटा ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं। आप देखो ना, जब मैंने वक्त से वक्त मांगा था तुम तक पहुंचने के लिए, तो फिर ये भी वक्त पर ही छोड़ देते हैं। आओ बेटा, तुम ये सामने वाले कमरे में सो जाओ, अम्मा का कमरा है। जी पता है, पहले आ चुकी हूँ। सब सो गए? हाँ शायद। वैसे तुम्हें भूख तो नहीं लगी? लगेगी तो कुछ फ्रूट से ले लूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाकर आराम कर लो, सुबह मिलते हैं। सुबह मुझे काम पे भी पहुंचना है। और ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कब से शुरू हो रही है? 2-3 दिन में। अच्छा, तो फिर ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। हाँ, तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दो। लेकिन आप तो नाना जान के पास जॉब करता है।
नहीं, दरअसल उस दिन जब तुम्हारी अम्मी मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। जमील भाई इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होता, उन्होंने ही मेरी ड्यूटी वहां लगाई थी। सोचता हूं अच्छा हुआ या बुरा, मेरी बेटी तो मुझे मिल गई। और फिर तारा से माफी। बहरहाल देखो, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। भूख लगे तो फ्रिज से कुछ निकाल लेना। जी ठीक है, तो फिर जाओ आराम करो। शाबाश। थैंक यू। अगर अरमान ने नहीं मना किया होता ना, तो बता देता इसे कि वसीम ने मुझे थाने में बंद करवाया था। खुदा अरमान को लंबी उम्र दे। कोई इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। नाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। हजबी आप जाने की बातें कर रही हैं। मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी है तू। नाना जान भी मुझे छोड़ के चले गए, आप भी चली जाए, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए, लेकिन तुम यूं मुंह छुपाकर मत बैठो रहा। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा काट ली है मैंने। मगर तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई ना, तो निकलो और सामना करो। अपनी माँ जैसी मत बनो। तुम वो बनो जो पापा चाहते थे। हर पल शिकायतें, हर दिन गिला है। अम्मी को बोले मुझे वापस आ जाए। मैंने वक्त कितना गुजारा है उनके साथ। अरमान पूरी जिंदगी तुम मुर्शिद से बात करते रहे, अब कहो ना अपनी मुर्शिद को कि वो मेरे पास आए। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। कबीर, कबीर, कहाँ थे तुम? कब आए हो? सोने दो मुझे। सोने दो। इतने दिनों तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि घर में दो औरतें मौजूद हैं, उनका भी कोई हक है। जौहर साहब को तो ख्याल ही नहीं है, और अगर मैं पूछ रही हूं तो कोई जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास। है कोई जवाब? हाँ, रख लो कानों पे तकिया ताकि बीवी की आवाज ना सुनाई दे। बल्कि मैं कहती हूँ सीसा घोल कर डाल लो ताकि कुछ भी ना सुनाई दे। हो गई तुम्हारी बड़बड़, सुने तो दो। सुनने दो ने। काम के लिए मैं जो रह गई, खाला खुद तो मर गई, मेरे लिए ये मुश्किलें छोड़ गई है। ये अम्मा के कमरे की लाइट क्यों जल?
जब सोना नहीं है तो लाइट नहीं बंद कर सकते थे। बिजली देने के लिए मेरी नौकरी जो पिछली दफा की बेइज्जती से पेट नहीं भरा जो फिर से मुंह उठाकर चली आई हो। मैं उठाकर नहीं आई, अब्बू लेकर आया। कबीर लेकर आया। देखती हूँ मैं तुम यहाँ कैसे रहोगी। नरमीन जाओ यहाँ से। ये माँ बेटी बार बार हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए क्यों आ जाती हैं? और मैं क्यों जाऊं भाई अपने कमरे में, क्यों? और तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी माँ? या तुम्हें अकेले भेजा है ताकि तुम यहाँ आके घर पे कब्जा कर लो? नरमीन, मेरी अम्मी अब आपके घर नहीं आएंगी। अब वो किसी के घर नहीं आएंगी, उनके पास अपना घर है। नहीं बेटा, हौसला रखो। तारा की रूह को दुख पहुंचेगा। रूह? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। हाँ नरमीन, तारा की रूह ने जिस्म को खाक में छोड़ दिया। चली गई वो। चलो हंस कम जहां पाक। पत्थर दिल औरत, किसी की मौत पर ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तुम तारा को लेकर आए थे तब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। उसकी बेटी को लेकर आए हो तो मुझे थप्पड़ मारा। मैं इन लोगों के सामने जलील होने के लिए रह गई हूं। एक बात याद रखना नरमीन, इंसान अपने अमाल के बदौलत इज्जत भी कमाता है और जिल्लत भी। और तुम इतनी संगदिल औरत कैसे हो सकती हो नरमीन? लेकिन अब्बू, आपको अम्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ का तुम्हें दुख है, लेकिन इसे एहसास नहीं कि इसने क्या कहा है। कोई अपने दुश्मन के मौत के बारे में भी ऐसा नहीं कहता। बेटा, तुम्हारी मां वो औरत है जिसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी मां के साथ मिलकर इन दोनों मां बेटी को दरपदर कर दिया, और फिर भी सुकून नहीं मिला। चले अम्मी। जाओ यहां से, जाओ यहां से। बेटा, मैं शर्मिंदा हूं बेटा। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे अच्छा लगा आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटा, 100 बातें कहो, मैं सुन लूंगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, औलाद के सामने तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी सही, वो आपकी बीवी तो है ना। मम्मी, अब क्या होगा? उसकी तो माँ भी मर गई है, तो क्या वो हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे घर में रहेगी? कहाँ जाएगी? अकेली रह गई है बेचारी। आपको उस पे तरस आ रहा है? तो और क्या करूं? घर के कागजात बनवाए थे, तो तुम्हारे बाप के हाथ लग गए, और अब उसके हाथ उठने भी लगे हैं। कितनी चालाक है ना आप अम्मी। बताया तक नहीं मुझे, कब बनाए? हर काम तुम्हें बता के क्या करूं?
ठेका लिया हुआ है ना, जैसे मैंने। जो अकेला रह जाए वो मुंह उठा के यहाँ आ जाए, या कोई मर जाए तो उसके वारिस को यहाँ पनाह मिले। जहां तारा मरी थी उसकी बेटी को नहीं रख सकते थे, मुंह उठा के ढीठ बन के यहाँ चली आई है। ये क्या बकवास कर रही हो? उसके और रिश्तेदार होंगे ना, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मेरी बेटी है और ये उसके बाप का घर है। बात समझ में आई? और हाँ, याद रखना, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, सिद्रा, तुम नाश्ते का पूछ के आओ उससे, बेचारी दुखी होगी ना। मैं पूछ कर आऊं? हाँ, तुम्हारे बाप का खून है और बहन है तुम्हारी। माँ भी मरी है, पूछ लो। मेरी माँ का दिल भी पिघल सकता था, पता नहीं था। क्यों? पत्थर की बनी हुई हूं मैं कि मुझ पे किसी बात का असर नहीं होता। जाओ। यार रफीक, कॉलेज की कैंटीन में हम चाय के कप और समोसों के साथ इंसाफ करते हुए कानून बनाने के ख्वाब देखा करते थे। तब हमें क्या पता था कि वक्त हमें इस तरह से एक दूसरे के सामने ला बिठाएगा। आज तुम बैरिस्टर हो और मैं डिप्टी कमिश्नर। हाँ यार, पता है मैं सोचा करता था कि मैं वकालत करूंगा, बड़ा नाम करूंगा। ये हुकूमत, ये सियासत, ये तो मेरे ख्वाबों से भी बहुत दूर था यार। यार रफीक, वक्त ने बड़े पत्ते खेले हैं और आज हम बैठकर उसी वक्त को याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं कि वक्त ने हमारी दोस्ती का पत्ता नहीं बदला। मेरा ख्याल है शायद वक्त बदलना भी नहीं चाहता है। यही वजह है कि आज इतना अरसा गुजरने के बाद हम वही एक दूसरे के सामने बैठे हैं जैसे जवानी में बैठे होते थे। यस, कम इन। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरमान, आओ प्लीज बैठो। अरमान, राइट? सैफुर रहमान के पास होते हैं ना? जी सर, मैं वही अरमान हूँ। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैंने से सैफुर रहमान के ऑफिस में देखा था। बहुत मेहनती बच्चा है, नो डाउट। नो डाउट। और इसकी इसी मेहनत ने आज हमें एक होनहार असिस्टेंट कमिश्नर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, ये तो कमाल हो गया। सर मैं आज जो भी हूं ना, सैफ साहब और अदील साहब की बदौलत हूँ। उनकी रहनुमाई ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। बेटा, तुमने ये कह के साबित किया है कि तुम में एक कामयाब इंसान बनने की भरपूर सलाहियत है। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम अपने मोहसिनों को याद रखे हुए हो। अच्छा ये बताओ, अदील से तुम्हारी मुलाकात हुई थी उस एक्सीडेंट के बाद? नहीं सर, कुछ हालात ऐसे थे, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, मैं उनसे मिल नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करें, जरा मैं एक जरूरी कॉल ले लूं। मैं गया था सैफ के ऑफिस अदील से ताज़ियत करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, वहां अदील का दामाद और उसके बाप से मुलाकात हुई। सच कहो तो वो वेरी वियर्ड, मुझे वो दोनों ही समझ नहीं आए। ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, वकालत से ताल्लुक है मेरा, और सच
जब पर्दों के पीछे से झांकता है ना, तो उसकी आवाज मुझे सुनाई देती है। पता नहीं क्या बात थी कि उन दोनों की आंखों में और उनके लहजों में बहुत झूठ था। अच्छा एक बात बताओ, वो अदील के दामाद का क्या नाम था? जरियून। जरियून, हाँ। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसकी शख्सियत में अजीब सा गुरूर, अकड़, अजनबियत, गॉड नोज उसके साथ क्या है। सर इफ आई मे आस्क, जरियून को आपने पहले कहाँ देखा है? कहाँ देखा एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता। हाँ बेटा, जैसे ही मुझे याद आया, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, ये रखो। इसमें मेरा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों नंबर्स हैं। आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल करता है और दिल कहता है कि मैं तुम पे एतबार करूं। अब देखो, सैफ तो हमारे दरमियान रहे नहीं। उसकी विल मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैंने रजिस्टर करवा ली थी। अब मुझे अभी ट्रैवल करना है। मैं अभी मेरा प्लान है जेनवा एंड देन आफ्टर दैट लंदन। एंड आई डोंट नो कि मेरी वापसी कितनी देर में होगी, शायद मैं लेट भी हो जाऊं। सो आई आस्क यू अ फेवर कि अगर तुम ये विल उनकी फैमिली तक पहुंचा दो, तो आई बी सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू बेटा। सर आपके ये एतमाद मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। बेफिक्र रहें, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका काम किया जाएगा। यही अरमान की खूबी है कि जिस काम का जिम्मा लेता है ना, उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जानता हूँ यार, इसीलिए अब मैं बहुत मुतमईन हूँ ऑनेस्टली। अच्छा देखो बेटा, मेरा असिस्टेंट तुम्हें फाइल पहुंचा देगा, फिर उसको डिलीवर कर देना, ठीक है? श्योर सर। भाई सरफराज, ये तुम्हारा असिस्टेंट कमिश्नर बहुत होनहार बच्चा है, नो डाउट। भाई सॉरी, मैं बातों में तो आपको चाय के लिए भूल गया। बिल्कुल, अभी मंगवाता हूँ, आप पीनी चाय। किसके साथ आई थी तुम? अरुण क्या बात है सब? पूछ रहा हूँ ना कुछ। मैं दरअसल झूठ मत बोलो मेरे साथ, सच सच बताओ। हाँ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, क्या करें आप? बाहर में जाए तुम्हारा दर्द। कैसे झूठ बोल रही हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बोलो। कैसे घटिया बातें कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है? दिमाग मेरा ठीक है, तुम्हारा खराब हो गया दिमाग। मुलाजिम ने मुझे बताया उस 2 टके के आदमी के साथ घूम रही थी तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसने हमारी खानदान की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम उसके साथ घूम रही हो। मैं कोई सफाई नहीं, चुप चुप। आइंदा के बाद में कोई ऐसी हरकत ना सुनो, बेवकूफ लड़की। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई भाई। अबू तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए बाजार गए हैं। ये सब उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं किया। जैसे लॉटरी निकलना क्या था? हाँ ना। अब ये लो बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, तो खा लो। वाह अब्बू, देखा तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना, अब्बू तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, क्योंकि मैं तो उन्हें कभी नजर ही नहीं आई। सिद्रा, क्या बातें कर रही हो? ये क्या कह रही हो सिद्रा? तुम्हारी बड़ी बहन है। कोई बात नहीं, मैं मेहमान थोड़ी ना हूं। इसमें वैसे भी 2 ले लो, एक तुम ले लो। अगर मैं कहूँ कि मुझे दूसरा भी दे दो तो? मैं थैंक यू कहूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना।
ये क्या बदतमीजी है सिद्रा, इतनी भूखी हो? ये मैं राहा के लिए लाया था। जब आपकी बड़ी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या हो रहा है अब्बू? और सुनो, थैंक यू नहीं कहूंगी मैं। कोई बात नहीं। इसकी तरफ से मैं सॉरी कह देता हूँ। और मुझे पूरा अंदाजा था, इसलिए ये छुपाकर कुछ बेकरी का सामान भी लाया हूँ। इसमें पैटिस वगैरह हैं, खा लो। हाँ, थैंक यू। और एक बात याद रखना, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हिम्मत करके मुकाबला करना होगा। मुझे आदत है बचपन से, आप फिक्र नहीं करें। बचपन से? क्यों? वहाँ आसिया मामी थी, यहाँ ये लोग हैं। वहाँ पे भी मेरी माँ नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, यूं अकेली बैठकर सोचती रहोगी, खामखा परेशान हो जाओगी। और याद रखना, ये लोग तुम्हारी जिंदगी काफी मुश्किल बनाएंगे। अब खा लो, और कुछ चाहिए तो बताना। जी। अरे जुनैद, तुम पहुंचो ना रेस्टोरेंट। पहुंच जाऊंगा मैं टाइम से, अभी ऑफिस में हूँ, फ्री होते ही आ रहा हूँ। ओके बाय। कम इन। सर, बैरिस्टर रफीक साहब का असिस्टेंट आपसे मिलना चाहता है। अरे हाँ, प्लीज भेजो ना। यस सर। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। थैंक यू। सर, रफीक साहब ने ये फाइल दी थी और कहा था कि आपको देनी है। बहुत शुक्रिया। रफीक साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, जरूर, मैं कह दूंगा। अच्छा सर, मुझे इजाजत दें। अरे बैठे ना प्लीज, चाय कॉफी। अरे नहीं सर, प्लीज चलते हैं। चले, थैंक यू। तू सरियून ने कुछ कहा है? लड़ाई हुई है? तुम रोई हो? देखो बेटा, शादी में ऊंच नीच होती है, ऐसे भी शादी एक समझौता होता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी वो तुम्हें कुछ कह देगा, कभी तुम उसे कुछ कह दोगी। ये जो शौहर का गुस्सा होता है ना, ये भी उसकी मोहब्बत का एक अंदाज होता है। बस बीवी को ये बात समझनी आनी चाहिए। लेकिन मामा, सरियून की आंखों में मोहब्बत का ये जो मैंने कभी पापा के चेहरे पे तो नहीं देखा। उन्होंने तो कभी आप पे हाथ। सरियून मुझे काबू करना चाहता है मामा, लेकिन देखो बेटा, जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें सरियून को भी समझना होगा ना। अच्छा लड़का है, ख्याल रखता है तुम्हारा, तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें अपने शौहर को समझना तो होगा ना। शौहर पे भरोसा रखना चाहिए बीवी को। अब मुझे और अपने पापा को ही देख लो, हमारी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी छोड़ा तो नहीं ना।
हालात खराब हुए और फिर ठीक भी हो गए। बस उनकी बीमारी है जो इस सब में शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है बीमारी भी ठीक हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? जरीन ने कहा था कि वो तुम्हें लेने आएगा, कहीं खाने पे लेके जा रहा है तुम्हें, तैयार हो जाओ। नहीं मामा, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। देखो, बात को ना बढ़ाओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। ओके? Excuse me. मुलाजिम ने मुझे बताया उस 2 टकी के आदमी के साथ घूम रही थी तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसने हमारी खानदान की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम उसके साथ घूम रही हो। मेरी इज्जत का ना ख्याल कर लो तुम। आइंदा के बाद इस तरह की कोई हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा।